Hello. Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के वेरियस टॉपिक्स को, आज के क्लास के अंदर भी वही क्लास टॉपिक्स को शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एनसीईआरटी के ये चैप्टर को कंटिन्यू किया जा सकता है। हमने चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया था, स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी है जो सोशलिज्म और रशियन रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। और जहां तक मुझे याद है, हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन का बेस कैसे बनता है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट जॉइन्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक नायक है। 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और खासियत मेरी ये है कि मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग फ्रॉम जीएस एंड द ऑप्शनल पर्सपेक्टिव पढ़ाता हूँ बच्चों को। चलिए, हम लोग लेट्स क्रैक यूपीएससी के साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वो है अनअकैडमी प्लस के बारे में। अनअकैडमी आपको पता होगा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। मैं भी उनमें से एक एजुकेटर हूं जो अनअकैडमी प्लस के ऊपर अलग अलग कोर्सेज कराता हूं। आई वेलकम यू ऑल कि आप मेरे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो। मेरा अभी एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स चालू है, दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग अ वन मोर कोर्स ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री। ये कोर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और जीएस 1 के अंदर अगर आप मेंस का पेपर देखोगे तो जीएस 1 में मेंस के पेपर को लेके आपको ये कोर्स की बहुत ही अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि आज़ादी के बाद का इतिहास काफ़ी हम लोग कह सकते हैं कि एक वो है ना कि पॉलिटिकली भी कॉम्प्लेक्स है, इकोनॉमिकली भी कॉम्प्लेक्स है, सोशियली भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इन सब इश्यूज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट्स कि भाई ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है, जब आज़ादी के बाद क्या क्या घटनाएं होती है, प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है, ये सब मैं शुरू करूंगा। सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी प्लस के लिए लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको फायदा ये है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड टाइम क्लासेस को देख पाओगे, आपको टेस्ट और क्विज का भी मदद मिल जाएगी। मेरे इतने कोर्सेज अनअकैडमी प्लस के ऊपर चलते हैं, राइट फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री टू मिडिवल, एंशियंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड एंड आर्ट एंड कल्चर। आई टीच ऑल दिस कोर्सेज ऑन अनअकैडमी प्लस। सो यू कैन इमेजिन कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज कराते कराते आपको नहीं करके 6 से 8 महीने लग जाएंगे साहब। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको बहुत एडवांटेजियस रहेगा। मेरी 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी वंस यू जॉइन ऑन द प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अवेलेबल रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया के जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाते हैं वो सबके क्लासेस और उनके कोर्सेज आप एक्सेस कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि खाली एक ही टीचर के क्लास आपको अटेंड करना है। यू आर सपोज टू अटेंड ऑल द टीचर्स। प्रीलिम्स, मेंस इंक्लूडिंग ऑप्शनल तक की तैयारी आपको कराई जाएगी और इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा। तो इंटरव्यू प्रोग्राम को लेके अलग से एक पूरा गाइडेंस कैटेगरी चलता है, वो भी आपको हेल्प की जाती है। अनलिमिटेड टाइम आप क्लासेस को लैपटॉप में कहीं पे भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा स्टडी करना है तो जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगी या ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप के थ्रू। एंड आपका जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपका जो गोल होना चाहिए वो यूपीएससी सीएसई होगा, ठीक है। क्यों यूपीएससी सीएसई? क्योंकि ये गोल के द्वारा आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाओगे और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 10% डिस्काउंट के लिए कोड को यूज करना है जिसका नाम है PN लाइव। अब अनअकैडमी के ऊपर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल आता है। वेरस आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल कोच दिया जाता है जो अनअकैडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यू विल गेट अ गाइडेंस फ्रॉम द पर्सनल कोच जो आपको मेंटर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कहाँ से आपको पॉजिटिव्स निकालने हैं, कहाँ कहाँ आपका ड्रॉबैक आ रहा है। दूसरा, आपको आंसर राइटिंग के अंदर हेल्प करेंगे। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि जब आप मेंस लिख रहे हो तो आंसर राइटिंग कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या कीवर्ड्स को यूज करना है, स्टडी प्लानिंग करके देंगे और पर्सनलाइज फीडबैक भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी आपको यहाँ पे EMI कॉस्ट के अंदर अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 ईयर का 57,600 है आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव एंड 89,100 है आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर आपको याद रखने हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। बाकी नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल का है 39,600 और 2 इयर्स का है 57,600। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बोल रहा हूँ कि फीस जो है शायद बढ़ सकती है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फीस गेटिंग इंक्रीज्ड। तो आई विल सजेस्ट यू कि बिफोर द फीस गेट्स इंक्रीज प्लीज 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 बाय सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान कर रहे हो 2021 के लिए,
क्योंकि अब 21 बहुत ही नज़दीक आ चुका है, अगले साल जून महीने के अंदर एग्जाम है, तो आई डू नॉट वांट कि आपका एक साल फिर से यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ठीक है। इसके सिवा अनअकैडमी के ऊपर कैसे पढ़ाई होती है, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे फ्री स्पेशल क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। यू कैन अटेंड द फ्री स्पेशल क्लासेस दैट वी टेक ऑन द अनअकैडमी। ये फ्री होते हैं, यहाँ पे अलग अलग टीचर्स अपने अपने कोर्सेज पढ़ाते हैं। मैंने मॉडर्न के, एंशियंट के और मिडीवल के, इन तीनों के सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का सीरीज कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी सी फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आप देखो, ये फ्री क्लासेस होते हैं, वीकली एक आध दफा मैं लेता हूँ और डाउट सॉल्विंग वहाँ पे ही हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, तो डाउट्स ऐसे सॉल्व होते हैं, आप आराम से जुड़िए हमारे साथ, ऑटोमेटिकली आपके डाउट सॉल्विंग से लेके जो भी क्वेरी होगी वो सब सॉल्व हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट विद द रशियन रिवॉल्यूशन वन मोर टाइम। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन का ओरिजिन देख लिया था और सोशलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ वो भी देखा था, ठीक है। तो हमने जब टॉपिक को पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि रशिया के अंदर समाजवाद का उद्भव कैसे होता है वो पढ़ा। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि कैसे रशिया के अंदर क्रांति होती है, ठीक है। अब मैंने आपको जब प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाने की शुरुआत की थी तो रशियन रिवॉल्यूशन का जो ओरिजिन का जो पर्सपेक्टिव है उसको जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि रशिया में अलग अलग फेजेस के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई। 1905 के अंदर एक घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लडी संडे। अगर आपको याद होगा कि ब्लडी संडे बेसिकली जहां पे राजा ने फायरिंग कराए थे वर्कर्स के ऊपर, और उसके बाद रशिया के अंदर ड्यूमा नाम की संस्था की स्थापना की जाती है। ड्यूमा वाज द पार्लियामेंट। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की 1915 तक आते आते या 1914 तक आते आते जब वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होगी। तो राजा पगला जाता है रशिया का, और राजा ने डिसाइड किया कि मैं वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करूंगा। और जब पार्टिसिपेशन यहाँ पे राजा करेगा तो उसके कारण राजा के सामने आंदोलन शुरू हुआ, और 1917 के अंदर हमने देखने की कोशिश की थी कि यहाँ पे पहली बार क्रांति होती है। फरवरी महीने के अंदर जब क्रांति होगी तो हमको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? वी फाइंड कि द मेंशेविक विल कम टू पावर। ये मेंशेविक वो फोर्सेस हुआ करते थे जो बेसिकली डेमोक्रेटिक थे, जो थोड़े लिबरल हुआ करते थे, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और वो भी थे। और फरवरी के बाद 1917 में ही अक्टूबर महीने के अंदर क्रांति होगी और बोल्शेविक पार्टी पावर के ऊपर आएगी। ये बोल्शेविक पार्टी ही को ही हम लोग क्या कहेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि ये कम्युनिस्ट का ओरिजिनल इनफैक्ट अपने आप को दावा कर रहा था कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हमने पूरी की पूरी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फैलावा करना है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो लीडर हुआ करता था वो कौन था? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, वो था लेनिन। लेनिन वॉज द वन जिसने कहा कि भाई हम कम्युनिज्म की जो विचारधारा है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे पूरी तरह से रशिया के अंदर। और यहाँ से ही 1917 के बाद लेनिन ने रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की। और 1917 में जब लेनिन रिफॉर्म्स करता है तो आगे रशिया कैसे ग्रो करेगा, उन सब पॉइंट्स के बारे में, उन सब टॉपिक्स के बारे में अब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेट अस गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ द लेनिन विल बी ट्राइंग टू ग्रो, हाउ द लेनिन विल बी ट्राइंग टू ग्रो, और लेनिन कैसे बेसिकली रशिया के अंदर अपने जो रिफॉर्म्स है उसको इंप्लीमेंट कराता है। और लेनिन मूलभूत रूप से कैसे पेट्रोग्राड के अंदर अपनी सरकार बनाएगा, सरकार बनाने के बाद कैसे आगे चीजें चलती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर 1917 के अंदर जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था वो पढ़ लिया था। तो होपफुली आप में से जितने भी स्टूडेंट्स आज जुड़ रहे हो उनको थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखिए। प्रीवियस क्लासेस को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लिंकअप समझ में आएगा कि हम लोग कौन से टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे थे और आपको किस प्रकार की तैयारी जो है इनफैक्ट वो हो पाएगी साहब, ठीक है। तो वी सी की आपकी जो पूरी प्रोसेस है रशिया की क्रांति की हमने पढ़ ली थी, और मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 1917 तक आते आते मॉस्को से लेके पेट्रोग्राड से लेके जितने भी रीजन से रशिया में, उन सब जगह के ऊपर बोल्शेविक पार्टी का कंट्रोल आ चुका है, ठीक है। सो वी सी द बोल्शेविक्स विल बी कंट्रोलिंग द होल ऑफ रशिया। और बोल्शेविक्स ने कह दिया कि भाई अब हमारा राज चलेगा, हम जो बोलेंगे उस हिसाब से शासन पद्धति अब चलेगी, ठीक है। अब रशिया में क्रांति हो गई। रशिया में क्रांति होने के बाद अब बोल्शेविक की आइडियोलॉजी जो है वो अब लागू होने की शुरुआत होती है। क्या होता है? बोल्शेविक ने कहा कि हम जो चीजें सोचते हैं उसको हम लोग इंप्लीमेंट कराएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो चीजें सोचते हैं उसे हम लोग मूलभूत रूप से इंप्लीमेंट कराएंगे। अब देखिए बोल्शेविक के अंदर हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर
लेनिन के बारे में बताया था कि लेनिन की एक थीसिस हुआ करती थी जिसका नाम था अप्रैल थीसिस, याद आया? ये 1917 के अप्रैल महीने के अंदर जब लेनिन रशिया के अंदर वापस आता है टू फाइट अगेंस्ट द मेंशेविक पार्टी, तब लेनिन ने ये थीसिस को पब्लिश किया था। ये थीसिस के अंदर लेनिन ने 3 चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया था। 3 थिंग्स वर हाईलाइटेड बाय लेनिन। द फर्स्ट थिंग दैट द लेनिन हाईलाइटेड, सबसे पहली चीज़ जो लेनिन ने हाईलाइट करने की कोशिश की थी, जिसे हम लोग बेसिकली अप्रैल थीसिस के रूप में पहचानते हैं, जहां पे लेनिन ने कहा था कि आई वांट टू नेशनलाइज द बैंक्स। उसने क्या कहा था? नेशनलाइजेशन का एक कंसेप्ट दिया था। दूसरी पॉइंट हमने बताने की कोशिश की थी कि जो लैंड की राइट्स जो है, जमीनों की जो अधिकार है, वो किसको देने की बात की थी? वो उसको पीजेंट्स को देने की वो बात करता है। और तीसरा पॉइंट हम लोग जब अप्रैल थीसिस के अंदर जब समझने की कोशिश करेंगे, व्हेन एवर विल बी टॉकिंग अबाउट द अप्रैल थीसिस, तो हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि व्लादिमीर लेनिन जो है, ये व्लादिमीर लेनिन ने पूर्ण रूप से इनफैक्ट ये भी कहा कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर से रशिया को वापस विड्रॉ भी कर देना है। ठीक है, तो हमने ये प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर देखा, और जैसे ही आपके बोल्शेविक्स पावर के ऊपर आए, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत हो गई। नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की शुरुआत होती है, और नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी उस टाइम पे जो दिक्कत थी, वो रशियन इकोनॉमी में बैंकिंग की हुआ करती थी, और इसी के कारण लेनिन ने भी डिसाइड किया कि मैं बैंकों को नेशनलाइज करूंगा। वर्ल्ड वॉर वन से तुरंत ही रशिया को विड्रॉ करा दिया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि वर्ल्ड वॉर गया तेल लेने, हमको हमारे रशिया को बचाना है। और जो लैंड की राइट्स है, जो प्रॉपर्टी राइट्स हुआ करते थे, जो छोटे किसानों को नहीं मिलते थे, बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में आ चुके थे, उसको भी लेनिन ने अब हटाने की प्रोसेस शुरू कर दी था। ठीक है, तो वी सी कि ये जो पूरी की पूरी रशिया की क्रांति होती है, ये रशिया की क्रांति 1917 के बाद अब बहुत सारे रिफॉर्म्स को इनिशिएट करेगी। ये रिफॉर्म्स के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, तो बोल्शेविक की जो आइडियोलॉजी थी वो इंप्लीमेंट होने की शुरुआत होती है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनका मानना था कि प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी के हाथ में आनी चाहिए, ये प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में देने की जरूरत नहीं है। दूसरी, इंडस्ट्री और बैंक जो है ये भी प्राइवेट ओनरशिप में नहीं होनी चाहिए, और उसका भी नेशनलाइजेशन होने की जरूरत है। ठीक है, सो इट वाज लेनिन ओनली बेसिकली हु प्रपोज्ड दिस आइडिया ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंडस्ट्री। अब नेशनलाइजेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलाइजेशन? नेशनलाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे भारत के अंदर कुछ कुछ बैंक ऐसी है जिसे हम लोग नेशनलाइज बैंक्स के रूप में पहचानते हैं। कैसी है? जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या आप देना बैंक देख लो, विजया बैंक देख लो, खैर उनका तो मर्जर हो गया। बट वी फाइंड कि ऑल द सरकारी बैंक्स, जितने भी सरकार की मालिकी की है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, इन सबको हम लोग नेशनलाइज बैंक्स के रूप में पहचानते हैं। ये नेशनलाइज बैंक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ये सरकार के हस्तक में आ जाती है। जब सरकार के अंडर में आ जाती है तो सरकार इसकी गारंटी देती है, और सरकार जब गारंटी देती है कोई भी बैंक का, तो बैंक के फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सरकार बचा देगी। वेर उसके सामने अगर आप प्राइवेट बैंक की कंडीशन देखोगे, तो प्राइवेट बैंक के अंदर सरकार की गारंटी के, सरकार का एश्योरेंस एट टाइम्स नहीं होता है, और कभी कभी प्राइवेट बैंक अगर अपना फाइनेंशियल कंडीशंस मैनेज नहीं कर पाती तो वो फेल हो जाती है। फेल होने का मतलब क्या है कि जो जो इन्वेस्टर्स ने, जो जो लोगों ने बैंकों के अंदर पैसे डाले थे, उनको अब शायद पैसे रिटर्न्स ना मिले। खैर ये तो लंबी कहानी है, पर ये लेनिन चाहता था कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग होना चाहिए, इंडस्ट्री का भी नेशनलाइजेशन होना चाहिए। अब इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या था? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री? अब याद रखिएगा साहब, क्योंकि रशिया के अंदर इंडस्ट्री का बहुत लिमिटेड डेवलपमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? बिकॉज रशिया में इंडस्ट्री का लिमिटेड डेवलपमेंट हुआ था, तो रशिया के अंदर के हुक्मरानों का मानना था कि अगर हमारी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करना है तो सरकार को अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द बैंक्स वाज डन। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। सरकार ने पूर्ण रूप से उसकी मालिकी ले ली, और लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्या कहा जाता है कि लैंड जो है ये भी मूलभूत रूप से एक सामाजिक प्रॉपर्टी है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंडीशन नहीं आएगा। पीजेंट्स को बोला जाता है कि तुम बेसिकली जो भी नोबल्स के पास से जमीन ली गई है, वो जमीन के ऊपर तुम खेती करने की कोशिश कर सकते हो, तुमको यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा। सादी भाषा में जब जब हम लोग इसको देखेंगे तो हमको मिलता है कि लैंड के ऊपर जो राइट्स हुआ करते थे पहले खाली और खाली नोबल्स के हाथ में थे, या रॉयल फैमिली के लोगों के हाथ में थे, या बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में थे, वो सब हट जाते हैं। और हटने के बाद हमको क्या देखने को मिला कि आपकी जो नोबिलिटी थी, वो नोबिलिटी के हाथ में अब सत्ता नहीं रहती है। पावर जो है वो ट्रांसफर गरीबों के हाथ में और किसानों के हाथ में चला जाता है। अब कहानी क्या है? अक्टूबर के रिवॉल्यूशन के बाद और क्या क्या चेंजेस हुए? तो चेंजेस आपके 3 जगह के ऊपर हुए। एक तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हुआ,
दूसरा वर्ल्ड वॉर वन के अंदर हुआ, तीसरा मैंने आपको बताया इंडस्ट्री के अंदर हुआ, इंडस्ट्री के साथ साथ मैंने आपको बताया लैंड को लेके हुआ, चौथा इशू अगर आप देखोगे तो घरों को लेके होगा। अब रशिया के अंदर क्या था कि बिफोर द रिवॉल्यूशन लोगों के पास बड़े बड़े घर नहीं थे, मतलब बड़े या छोटे घर नहीं थे। कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े बड़े 5 BHK 10 BHK ऐसे बड़े बड़े घरों में रहते थे, और कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास एक कमरे का भी मकान नहीं था। तो ये बोल्शेविक लोग जैसे पावर के ऊपर आए तो इनका एक ही मानना था कि रशिया के सबसे गरीब में गरीब इंसान को भी अपना घर होना चाहिए। एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ द पर्सन शुड हैव हिज ओन प्रॉपर्टी, एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ द पर्सन शुड हैव हिज ओन रिसोर्सेज। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि बोल्शेविक जो है, बोल्शेविक ने एक चीज बहुत क्लियर कट कही, और ये चीज क्या कही कि भाई हम पार्टीशन करेंगे बड़े घरों का, जितने भी बड़े बड़े हाउसेस है उन सबको हम लोग पार्टीशन करेंगे। जिस हिसाब से फैमिली की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लोग बड़ी प्रॉपर्टी को डिवाइड करके छोटे घरों के अंदर बांट देंगे, ठीक है। तो वी फाइंड कि आपके हाउसिंग अरेंजमेंट्स होने की शुरुआत होती है, और जब हम लोग हाउसिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो लोगों को अब घर, रोटी और कपड़ा मकान भी मिलने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो बोल्शेविक लोग काफी रिवॉल्यूशनरी लोग थे, ये काफी रेडिकल सोचने वाले लोग थे। रेडिकल समझ में आता है आपको इनको क्यों रेडिकलिस्ट कहते हैं? रेडिकलिस्ट इसी के लिए कहते हैं क्योंकि इनका जो विचार था, ये विचार के तहत बोल्शेविक एक क्लियर कट आइडियोलॉजी यही मानते थे कि भाई देखिए ये रातों रात होना चाहिए, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होना चाहिए। अब देखिए रातों रात इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कन्वर्ट कर दिया। आज भारत के अंदर सरकार को कुछ चीजें करनी होती है तो भारतीय सरकार को क्या करना पड़ता है? व्हाट डज द गवर्नमेंट हैज टू डू? द गवर्नमेंट हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगी, पूरा प्रोसेस होगा, तब जाके चीजें चलती है। यहां तो उसका भी पूरा उल्टा हो जाता है साहब, ठीक है। तो हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिलती है कि बोल्शेविक जो है, बोल्शेविक पूरी तरह से हर एक चीजों के अंदर, समाज के अंदर इक्वालिटी लाने की बात करेंगे और कहेंगे कि सबको घर मिलना चाहिए, सबके अंदर रिसोर्सेज होने चाहिए। अब रशिया में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था, वो चल रहा था आपका एरिस्टोक्रेसी का। अब एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल एज द वर्ड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी की खासियत क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा। एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जहां पे कुछ नोबल प्रकार के लोग, हम लोग कह सकते हैं कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जागीरदार, जमींदार जैसे लोग थे, जिनके हाथ में सबके सब रिसोर्सेज हुआ करते थे, तो इनको टाइटल दिए जाते थे राजा के द्वारा। जैसे ब्रिटिश इंडिया के अंदर अगर आपको पता होगा तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान इंडिया की कुछ कुछ हम लोग कह सकते हैं लीडर्स से, या कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिनको सर का टाइटल दिया जाता था, जिनको लॉर्ड का टाइटल दिया जाता था, है ना, हिज हाइनेस का टाइटल दिया जाता था। ये एरिस्टोक्रेसी, राय बहादुर, दीवान साहेब, इस प्रकार के टाइटल दिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय कुछ लीडर्स को साहब, ठीक है, कुछ लोकल नेता थे उन सबको। इसको एरिस्टोक्रेसी के गुण कहा जाता है। अब ये टाइटल्स देने से होता क्या है कि समाज के अंदर भेदभाव होता है, क्योंकि एक बंदे के पास टाइटल आ गया, दूसरे के पास टाइटल नहीं है, तो जो दूसरा बंदा है सोसाइटी के अंदर, जो दूसरे सेक्शन से, उनको लग रहा होगा कि यार हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारा नाम कहीं पे उसके आगे कोई बड़ा टाइटल नहीं रखा है। तो बोल्शेविक लोगों ने यही चीज की कि भाई आज के बाद एरिस्टोक्रेसी को कोई भी टाइटल नहीं देंगे साहब, क्योंकि इनको हम लोग जब टाइटल देते हैं तो टाइटल के बाद ये हवा में उड़ जाते हैं साहब, ठीक है। सो वी फाइंड दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जितने भी आपके पुराने एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार हुआ करते थे, उन सबको बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारा तुम्हारा पूर्ण रूप से अब इनफैक्ट कोई टाइटल नहीं रहेगा, तुम सबके सब इक्वल हो जाते हो साहब। इसके साथ साथ इन्होंने डिसाइड किया कि जो पुराने राजा के यूनिफॉर्म थे वो भी बदल दिए जाएंगे साहब। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो रॉयल्टी की जितनी भी साइंस हुआ करती थी, रॉयल्टी मोनार्की की जितनी भी साइन हुआ करती थी, ये रॉयल्टी की साइंस को इन्होंने सब कुछ पूरी तरह से हटाने की कोशिश की है साहब। क्योंकि इनफैक्ट लेनिन से लेके बाकी जितने भी बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स थे, उन सब का बहुत क्लियर कट मानना था कि जब तक हम लोग ये रॉयल्टी की साइन को नहीं हटाएंगे तब तक क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तब तक हमारा शोषण चलता रहेगा साहब, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो पुरानी एरिस्टोक्रेसी के जो टाइटल्स है उन्होंने हटा दिए, रॉयल्टी की कोई भी साइंस को नहीं रखा, और साथों साथ डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया, टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट बुडेनोव वॉज चूजन साहब। अगर आप देख रहे हो ये सोवियत हैट का एग्जाम्पल है, और ये जो सोवियत हैट है आज की तारीख में, मतलब जब यूएसएसआर की स्थापना हुई रशिया के अंदर, तो हमको देखने को मिलता है कि इसको जो कंपटीशन हुआ था और कंपटीशन के बाद ये हैट को चूज किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है कि रॉयल्टी की साइंस को हटाना, और बोल्शेविक पार्टी जो है उसकी जो साइंस है उसको पॉपुलर करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रोपोगंडा था
ये प्रोपोगंडा के द्वारा आपकी जो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी वो चाहती थी कि इस प्रकार की चीजें पब्लिक के अंदर जाए और पब्लिक को पता चलना चाहिए कि अब राजा चला गया है, अब नए लोग पावर के ऊपर आ गए। ठीक है, द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने आपको बताया कि इसको जो बोल्शेविक पार्टी जो है, जो मेंशेविक के सामने लड़ाई करती है, उनको अब कम्युनिस्ट पार्टी का एकमात्र दौर के रूप में पहचाना गया है। और 1917 के अंदर बोल्शेविक ने पूर्ण रूप से इनफैक्ट पहली बार इलेक्शंस कराने की कोशिश की। द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने संवैधानिक सभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन की, बट दे वर नॉट एबल टू गेन द मेजोरिटी। अब आप समझने की कोशिश करिए तो हमको क्या देखने को मिलता है कि बोल्शेविक पार्टी पावर के ऊपर आ गई। उसने राजा को भी हटा दिया, उसने जो डेमोक्रेटिकली दूसरी जो सरकार हुआ करती थी मेंशेविक की, ये मेंशेविक को भी हटा दिया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है अब आप समझो। बेसिकली मैंने आपको बताया कि रशिया में जब फरवरी 1917 के अंदर चुनाव होता है तो आपके किंग वर्सेस मेंशेविक पार्टी पावर के ऊपर थी और मेंशेविक पार्टी जो है वो जीत जाती है। हमने पढ़ा कि मेंशेविक्स ने सरकार बना दी। उसके बाद जब अक्टूबर 1917 के अंदर जब आपकी क्रांति का दूसरा दौर आया तो मेंशेविक वर्सेस बोल्शेविक पार्टी के बीच में संघर्ष हुआ और इसमें बोल्शेविक पार्टी जो है उसने अपनी इनफैक्ट है ना रिवॉल्यूशन के द्वारा अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया। सवाल ये था कि बोल्शेविक ने जो रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे वो रिफॉर्म्स को क्या पब्लिक रशिया के अंदर एक्सेप्ट कर रही थी। दूसरा, ये जो रिफॉर्म्स इनिशिएट किए थे क्या रशिया के अंदर जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किया करते थे, क्या ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया कि नहीं है आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बोल्शेविक पार्टी ने जो जो रिफॉर्म्स की बात की है, बोल्शेविक पार्टी ने जो जो बताया है कि भाई हम लोग ये करेंगे वो करेंगे फला करेंगे, पर क्या इसका इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे। विल दे बी एबल टू इंप्लीमेंट दिस। समझे कि नहीं समझे। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बोल्शेविक पार्टी ने बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि रिफॉर्म्स के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे किए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, वर्ल्ड वॉर के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की, बट घुमा फिरा के एक चीज आपको बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है कि बोल्शेविक पार्टी ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब अपने इनफैक्ट चेंजेस लाने की कोशिश की तो उसको पॉलिटिकल लीडर्स ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करने देंगे। अब आप देखिए, एक साइड के ऊपर बोल्शेविक पार्टी है, दूसरी साइड के ऊपर रशिया की संवैधानिक सभा है। बोल्शेविक पार्टी यहाँ पे पूरी की पूरी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही थी। बोल्शेविक पार्टी वांटेड टू कंट्रोल दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन वन साइड। ऑन दी अदर साइड व्हाट डू वी फाइंड, ऑन दी अदर साइड हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि दूसरे साइड के ऊपर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में उन्होंने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होता है आप समझिए कि रशिया के अंदर जो क्रांति होती है उसमें लेनिन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में अब संघर्ष होगा। अब क्यों संघर्ष होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहती है कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास पावर है। लेनिन कहता है कि नहीं मैं बड़ा, मेरे पास पावर है, मेरे पास सत्ता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या हो रहा है कि 1917 के एंड तक आते आते, बाय द एंड ऑफ 1917 एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 1918, लेनिन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में संघर्ष हो गया। लेनिन एक दिन इसका दिमाग छटक गया, इसने कह दिया कि भाई मैं बड़ा हूं, बिकॉज आई एम द लीडर ऑफ द बोल्शेविक्स आर इन पावर, आई एम डिसमिसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं पूर्ण रूप से संवैधानिक सभा को ही डिसमिस कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। समझ में आया कि नहीं आया आपको। अगर आप समझने की कोशिश करो, लेनिन ने बहुत क्लियर कटली ये बता दिया रशियंस को और अपने पॉलिटिकल लीडर्स को कि मेरे साथ ज्यादा मचमच करोगे तो सबकी पिटाई हो जाएगी। सो इन दिस सिचुएशन हमको एक चीज बहुत देखने को मिल रही है कि 1918 के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर जब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोल्शेविक गवर्नमेंट के द्वारा लाने वाले जो सुधार थे उसको हटा दिए, तो लेनिन ने पूरी तरह से उसकी जो असेंबली थी उसी को ही डिसमिस कर दिया। अब जब लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया तो आगे क्या होगा, तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि रशिया के अंदर अब धीरे 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 आपके जो बोल्शेविक्स थे वो पावर को कैप्चर कर देंगे। समझे कि नहीं समझे। सो व्हाट डू वी फाइंड, रशिया के अंदर लेनिन क्या सोचता था उसको लेके एनसीईआरटी लिखती है, ही थॉट दैट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली इलेक्टेड इन सर्टेन अनसर्टेन कंडीशंस। उसका मानना था
कि उनकी जो कांग्रेस है सोवियत की, जो बेसिकली हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में पहचानते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसी के कारण लेनिन कहता है कि भाई देखिए कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से रिफॉर्म्स करने की कोशिश करूंगा। 1918 तक आते आते उसके सामने बहुत बड़ा ऑपोजिशन होता है। ये ऑपोजिशन होने के बावजूद भी लेनिन ने 1918 के अंदर जर्मनी के अंदर पीस कर दिया। पीस करने का मतलब क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर से उसने डिसाइड किया कि भाई चलो अपन निकल जाते हैं, अब देयर इज नो पॉइंट इन पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड वॉर वन। अब देखिए ये बहुत क्लियर कट है। रशिया के अंदर जो उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर कंटिन्यू रहा जाए और जर्मनी के सामने जो हम लोग फाइट कर रहे हैं उसमें फाइटिंग चलती रहे। वेरस लेनिन के अंदर जो विचारधारा थी, जहां लेनिन खुद कहता है कि यार वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने की कगार के ऊपर है, जर्मनी के साथ हम लोग डील करके आएंगे तो हमारे लिए फायदा है और हम लोग यहां से विड्रॉ करेंगे तो मगजमारी कम होगी साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड 1918 के अंदर लेनिन ने वर्ल्ड वॉर वन से भी अपना विड्रॉल कर दिया। दूसरी साइड के ऊपर हम लोग जब लेनिन को समझने की कोशिश करते हैं तो ये लेनिन ने ये भी डिसाइड किया कि बोल्शेविक लोग वो लोग होंगे, वो लोग बेसिकली अब डिसाइड करेंगे कि कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, व्हाट डू वी सी। लेनिन ने धीरे 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 बोल्शेविक गवर्नमेंट या बोल्शेविक पार्टी जो हुआ करती थी उसको पार्टी के रूप में डिसाइड किया गया और उसको बोला गया है कि ये एकमात्र पार्टी बनेगी जो रशिया के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। मतलब क्या है कि ऑल द अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड, समझे कि नहीं समझे। सो वी फाइंड कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड बाय लेनिन और लेनिन ने कहा कि ओनली एंड ओनली द बोल्शेविक्स बिकेम will be participating in the parliamentary elections and this is one of the reasons Russia became a one party state। इसने क्या कर दिया कि हमारा कंट्री जो है वो एक पार्टी से चलता है, हमारा कंट्री है वो एक सरकार के द्वारा चलता है और वो सरकार ही वो पार्टी है। दैट मीन्स कंट्री, गवर्नमेंट और पार्टी के बीच में कोई फर्क ही नहीं रहा है, समझे कि नहीं समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेनिन के द्वारा पता चलेगा। कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी उसकी इतनी भारी थी, जहां लेनिन कहता है कि सरकार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, समझे कि नहीं समझे, है ना। सरकार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है। तो उनके वहां पे जितने भी और पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब का खात्मा बुला दिया गया लेनिन के द्वारा। लेनिन ने जितने भी और भी लीडर्स थे उन सबको जेल में डाल दिया और उस टाइम पे रशिया के अंदर आपको सीक्रेट पुलिसेस मिलेंगे। ये सीक्रेट पुलिसेस को अपॉइंट किया जाता है जिनको चेका के रूप में पहचाना गया, ओजीपीयू के रूप में पहचाना गया, एनकेवीडी के रूप में पहचाना गया और इनका काम एक ही था कि दोस पर्सन्स हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, जो लोग बोल्शेविक पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं उनकी पिटाई कर देना, उनको उठा के जेल में डाल देना। तो अक्टूबर की क्रांति के बाद 1918 तक आते आते हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि लेनिन के द्वारा एक वन पार्टी स्टेट, वन पार्टी सिस्टम की शुरुआत की जाती है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड, रशिया विड्रॉड फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय लेनिन, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड लेनिन ने धीरे 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 आके पूरी तरह से लोगों को रशिया में बदलने की कोशिश की। लेनिन के सामने भी रशिया के अंदर लोग थे, लेनिन के फेवर में भी रशिया के अंदर लोग थे। लेनिन के सामने और अपोजिशन पार्टीज हुआ करती थी, उसके फेवर में बोलने वाले अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे यंग राइटर्स मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे और इन सब लोगों ने लेनिन की जो विचारधारा है उसके साथ सहमति दर्शाई और कहा कि नहीं, लेनिन हमारा गलत नहीं है, लेनिन ने जो भी किया है वो ठीक किया है, लेनिन ने रशिया के लोगों के बारे में सोच के किया है, लेनिन ने जो भी इनफैक्ट लोगों को इक्वालिटी देने की बात की है, लोग जो प्राइवेट प्रॉफिट और प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर लोगों को लूटने का काम कर रहे थे वो सब बंद कर दिया है। तो इसमें लेनिन कहाँ गलत है, लेनिन तो अच्छा बंदा है। तो इसी के कारण 1917 के बाद लेनिन के सपोर्ट में एक बहुत ही यूथ फोर्सेस उभर के आए और जब यूथ आता है तो यूथ ने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी किए एंड वी फाइंड कि लेनिन के सपोर्ट के अंदर आते हुए उसको अलग अलग रूप से दर्शाने की कोशिश की गई। अब लेनिन का एक पक्ष था जो पार्टी के फेवर में था, दूसरा पक्ष उस टाइम पे हमको ये भी मिलता है कि जो इससे बहुत ही डिसइल्यूजन था। डिसइल्यूजन का मतलब क्या है कि उनको पसंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि रशिया के अंदर जब बोल्शेविक्स पावर के ऊपर आए तो कोई भी बंदा बोल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, ये आपका एक अनरिटन रूल था।
तो होता क्या है कि रशिया के अंदर उस टाइम पे जो प्रेस हुआ करती थी, जिसको सरकार की आलोचना करनी थी, उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी जाती है। और जब सेंसरशिप लगाई जाती है तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नाम की जो हम लोग फंडामेंटल राइट के रूप में पहचानते हैं, वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ बहुत क्लियर कट हो जाती है। तो हुआ ऐसा मेरे दोस्तों कि जब रशिया के अंदर क्रांति हुई, तो रशिया की क्रांति के बाद जब लेनिन ने सत्ता संभाली, तो उस कंडीशंस में लेनिन ने सब कुछ इनफैक्ट है ना लोगों के हाथ से सत्ता लेने की भी कोशिश की। एक पक्ष ऐसा था जो लेनिन को सपोर्ट भी कर रहा था, एक पक्ष ऐसा था जो लेनिन के अगेंस्ट में भी खड़ा था। रशिया के अंदर अक्टूबर रिवॉल्यूशन जब होता है, उसके ऊपर दो दृष्टिकोण उभर के आए। एक दृष्टिकोण ऐसा था जहां पे लोगों का मानना यह था कि जमींदारों के पास से हमने जमीन तो ले ली, पर जमींदारों की पिटाई भी करनी चाहिए। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये भी कहता था कि नो डाउट हमने जमींदारों के पास से जमीन ले ली है, जमींदारों के अब जो राइट्स है वो पुराने जैसे नहीं रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जमींदार की पिटाई कर देंगे और जमींदार को मार देंगे और जमींदार को ये वो कर देंगे। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के अंदर रशिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। ये चेंजेस के बारे में मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ये बॉक्स को पढ़ाया था, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है रशिया के अंदर, तो रशिया के कंट्री साइड में क्या क्या घटनाएं हुई। तो मैंने आपको बताया था कि गांवों के अंदर लोग बहुत बड़ी मात्रा में खुश हो जाते हैं, और पीजेंट को लग रहा था कि अब हमको जमीन मिलेगी, हमारे अधिकार मिलेंगे। इसी के कारण बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे उसके घर बार को लूट दिया, उसकी प्रॉपर्टी को जला दिया, और एट टाइम्स अगर आप देखोगे तो उसको बहुत वो है ना ह्यूमिलेटिंग वे के अंदर ट्रीट किया गया है। जब ये घटना हुई अक्टूबर रिवॉल्यूशन की, उसी के कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर जब हम लोग समझेंगे, उसी के कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको एक और एस्टेट ओनर की जानकारी मिलती है जिसका नाम था मिखाइल मिखैलोविच। ये मिखाइल मिखैलोविच करके जो ओनर है, जिसने बेसिकली बहुत बड़ी लैंड प्रॉपर्टी को बना के रखा था, ये मिखाइल मिखैलोविच उस टाइम पे बोल रहा है कि भाई देखिए, आप मेरी जमीन ले लो पर मेरे साथ रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि उसके साथ गांव वालों ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया और कहा कि भाई तुम हमारे ही भाई हो, जो बीत गई सो बात गई, हम तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि रशिया में क्रांति हुई। क्रांति के बाद कुछ कुछ लोगों के हाथ में से सत्ता छीनी गई, कुछ कुछ लोगों के हाथ से सत्ता जाने के बाद भी उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया गया। अब यहाँ से ही आपकी रशियन रिवॉल्यूशन के बाद की घटना शुरू होती है। 1918 के बाद अब क्या होता है, 1918 से 1920 के बीच में अब क्या होगा, उसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। और रशियन रिवॉल्यूशन में आगे क्या हुआ, उन सब पॉइंट्स के ऊपर अब थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो let us go to this topic and let us try to see कि अब after the revolution took place in Russia, अब आगे क्या होगा उसके ऊपर देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत फिर से थीमेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि जब रिवॉल्यूशन हो गया उसके बाद रशिया में क्या कंडीशन थी, और रिवॉल्यूशन के बाद रशिया के अंदर कैसी आपकी है ना सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है साहब। अब आप समझने की कोशिश करो व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया साहब। ठीक है, रशिया के अंदर अब बोल्शेविक पार्टी जो है वो पावर के ऊपर आ चुकी है। बोल्शेविक पार्टी वाज द मेन पावर सेंटर ऑफ रशिया, और बोल्शेविक पार्टी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स को भी इनिशिएट करना शुरू कर दिया था। जब बोल्शेविक पार्टी रिफॉर्म्स कर रही थी तो उसके सामने कुछ ताकतें ऐसी थी जो मोनार्की को रिवाइव करने का काम कर रही है। किसको काम कर रही है, मोनार्की को रिवाइव करने का काम कर रही है। ये वो लोग थे जिनका मानना था कि रशिया में राजाशाही वापिस आनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग जब रशिया की बात करेंगे तो हमको एक और फोर्स मिलेगी जिसे डेमोक्रेटिक फोर्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं, या इन्हीं को ही मेंशेविक्स के रूप में पहचानेंगे। ये लोग भी उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई हमको भी सत्ता वापिस चाहिए। एंड वी ऑल्सो फाइंड कि उसी दौरान रशिया के अंदर एक चौथी ताकत थी, वो थे वेस्टर्न पावर्स। इनका मानना ये था कि रशिया के अंदर आपकी जो बोल्शेविक सरकार है, ये बोल्शेविक सरकार को उथला देना चाहिए, क्योंकि ये बोल्शेविक सरकार कोई काम की नहीं है। अब वेस्टर्न पावर्स जो थे वो कौन थे, तो उसमें आपको अमेरिका मिलेगा, उसमें आपको ब्रिटेन मिलेगा, उसमें आपको फ्रांस मिलेगा। अब ये सब कंट्रीज क्यों चाहते थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट गिर जाए, क्योंकि बोल्शेविक की जो आइडियोलॉजी थी, ये आइडियोलॉजी किसकी हुआ करती थी, तो बोल्शेविक की आइडियोलॉजी थी वो थी आपकी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। राइट और रॉन्ग,
बिकॉज बोल्शेविक की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के ऊपर बेस्ड थी, तो वेस्टर्न पावर्स का मानना था कि हम लोग कैसे भी करके इनकी सरकार को उछला दे। ये जो वेस्टर्न पावर्स है, दे वर सपोर्टिंग द मेंशेविक फोर्सेस, और इसी के कारण जब आपके बोल्शेविक लोगों ने अपने गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की, तो उसके कारण रशिया के अंदर जो दूसरे फोर्सेस थे उन्होंने रिएक्शन देने की शुरुआत की। राजा की मदद करने के लिए कुछ कुछ लोग आगे आ रहे थे और जिनका मानना था कि रशिया में राजाशाही वापस आनी चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का मानना था कि बोल्शेविक हट के वहां पे जो आपके डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस पावर के ऊपर आने चाहिए। खास करके मेंशेविक पार्टी जो है वो जीत के आएगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। द मेंशेविक्स विल बी विनिंग एंड दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो सिचुएशन क्या हो जाती है दोस्तों, यू ट्राई टू सी द सिचुएशन ये हो रही है रशिया के अंदर कि आपकी जो पूरी की पूरी शासन पद्धति है, आपकी जो पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था है, उसके अंदर 1918 से लेके 1920 का पीरियड के बीच में, कितना 1918 से लेके 1920 के पीरियड के बीच में, याद रखेगा 1918 से लेके 1920 के पीरियड के बीच में, in between this period we find a civil war will take place in Russia। क्या होता है दोस्तों, सिविल वॉर विल टेक प्लेस इन रशिया। और एक साइड के ऊपर बोल्शेविक गवर्नमेंट की रेड आर्मी जो है, क्या है, रेड आर्मी, जिसकी बेसिकली लाल कलर, क्योंकि ये कम्युनिज्म का लाल कलर हुआ करता था, ये लोग फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द व्हाइट आर्मी। व्हाइट आर्मी बेसिकली आपकी मेंशेविक फोर्सेस की थी, दे वर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न पावर्स। और राजा भी इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो उसके जो ताकतें थी, जहां मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो भी ये पूरी की पूरी पावर स्ट्रगल को और संघर्ष को देख रहे थे कि सत्ता अब कहां से कहां जा रही है। ठीक है, तो घुमा फिरा के आपको एक कहानी मिलेगी रशिया के अंदर। ये कहानी की स्टोरी आपको यहां से ही कंक्लूड होती है कि अब रशिया जो है नेक्स्ट फेज के अंदर जाएगा, और इसका जो रशिया का नेक्स्ट फेज है वो सिविल वॉर के अंदर चला जाता है। ठीक है, सो वी फाइंड कि रशिया विल बी गोइंग थ्रू अ सिविल वॉर, रशिया विल बी पासिंग थ्रू अ सिविल वॉर। याद रखेगा, रशिया विल बी गोइंग थ्रू अ सिविल वॉर, रशिया विल बी पासिंग थ्रू अ सिविल वॉर फ्रॉम द ईयर 1918 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो याद रखेगा कि 1918 के बाद आते आते, या 1918 तक आते आते रशिया के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत होती है। ये गृह युद्ध कैसे हुआ उसको समझाएंगे, और ये गृह युद्ध के अंदर कौन से फोर्सेस फाइट किया करते थे। तो मैंने आपको बताया फोर्सेस तो मुख्य दो ही थे, एक तो मेंशेविक्स थे जो गवर्नमेंट को उथला के बेसिकली अपनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एस्टेब्लिश कर रहे थे, दूसरे थे बोल्शेविक्स जो कम्युनिस्ट लोग थे, जिनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिज्म जो है वो पूर्ण तरह से खराब है, उसको खत्म कर देना चाहिए साहब। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड द सिविल वॉर विल टेक प्लेस। अब सिविल वॉर कैसे हुआ, हाउ द सिविल वॉर विल टेक प्लेस, उसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। सिविल वॉर के पीछे क्या क्या कारण थे उसके बारे में भी एनसीईआरटी लिखती है। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब जमीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, किसके द्वारा हुआ, बोल्शेविक्स के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जमींदारों की जो जमीन थी वो बेसिकली किसानों को देने की बात की गई है। तो रशिया की आर्मी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकअप होने की शुरुआत होती है। अब रशिया की आर्मी के अंदर क्यों ब्रेकअप होता है, व्हाई द ब्रेकअप इन द रशियन आर्मी विल टेक प्लेस। ठीक है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है। एक्चुअली रशिया के अंदर जो उस टाइम पे आर्मी हुआ करती थी, आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे वो पार्ट टाइम पीजेंट्स हुआ करते थे। समझे कि नहीं समझे, अब आप समझने की कोशिश करो। 1917-18 के अंदर रशिया की सरकार ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की शुरुआत की। अब राजा ने कहा, सरकार ने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के द्वारा गवर्नमेंट जो है, ये जो लैंड है ये बेसिकली पीजेंट्स को और सोल्जर्स को, मतलब पीजेंट को ट्रांसफर कर देगी, पीजेंट को कहेगी कि बेटा तुम मालिक है। प्रॉब्लम ये रहा था कि रशियन आर्मी का जो कंपोजिशन था, याद रखेगा रशियन आर्मी का जो कंपोजिशन था, ये कंपोजिशन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द रशियन आर्मी कंपोजिशन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द रशियन आर्मी कंपोजिशन वाज व्हाट, दिस वाज दैट इट वाज, याद रखेगा, इट वाज दैट द होल आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द पीजेंट्स। आर्मी के अंदर ज्यादातर जो लोग थे वो कौन थे,
वो पीजेंट्स हुआ करते थे। अब आर्मी के अंदर ज्यादातर लोग जो पीजेंट्स होते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन if majority people are from the peasant community, that means if the government is trying to do some kind of reforms, आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे ये चाहते थे कि हम लोग के हाथ में भी लैंड की ओनरशिप आए। तो इन्होंने क्या कर दिया, आर्मी को टाटा बाय बाय कर दिया साहब। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, आर्मी को कहा टाटा बाय बाय, हम कहते हैं कि भाई हम चले जाते हैं। और हमको क्यों जाना है, वाई वी वॉन्ट टू गो, बिकॉज वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ राइट, हमको कुछ राइट चाहिए। और राइट तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब हम लोग इनफैक्ट है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा जो शासन पद्धति है हमारे जो लैंड राइट है वो हमारे पास आ जाए साहब। ठीक है ना। तो ये जो घटनाएं हो रही है रशिया के अंदर, ये घटनाओं के कारण हम लोग इतनी चीज के ऊपर कंक्लूड आराम से कर सकते हैं कि रशिया में क्या क्या चीजें हुई। और चीजें होते होते बेसिकली रशिया की जो शासन पद्धति है, ये शासन पद्धति के अंदर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम भी हो जाता है साहब। ठीक है ना। तो याद रखेगा, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया। जस्ट अ सेकंड, एक कुछ एरर आ रहा था तो इसके लिए हम लोग एक चीज को थोड़ा निकाल देते हैं। चलिए ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट क्या क्या चीजें हो रही है। और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि रशिया के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हुआ। और इकोनॉमिक कंडीशन के तहत हम लोग जब देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू होल अंडरस्टैंड द रशियन, आई वुड से द सिचुएशन इन रशिया। चलिए वापिस आ जाते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। आई थॉट कुछ एरर आ गया है इसके लिए, चलो ठीक है ना, सिस्टम में दिख रहा था। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन इन लैंड। और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि रशिया के अंदर आर्मी के अंदर जो लोग हैं वो सबके सब पीजेंट्स थे। अब पीजेंट्स होने के कारण इन्होंने कहा कि हम लोग को लैंड ओनरशिप चाहिए, वी आर गोइंग बैक फ्रॉम द आर्मी। तो होता क्या है कि रशियन आर्मी के अंदर डेजर्शन की शुरुआत हो गई। डेजर्शन का मतलब है कि लोग आर्मी छोड़ के चले गए, वापस किसान बनने की तरफ चले गए। ठीक है, तो वी फाइंड अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन रशिया, याद रखेगा, वी फाइंड अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन रशिया हु विल बी डेजर्टिंग द आर्मी। ये लोग आर्मी को छोड़ देंगे और आर्मी को छोड़ के क्या कर देते हैं साहब, ठीक है, दे विल बी गोइंग बैक फॉर द होम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। ठीक है, तो कहानी क्या है, हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे सोल्जर्स ने बेसिकली आर्मी को छोड़ दिया। अब जब ये सब चीजें हो रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, तो उसके कारण बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एक तो आर्मी आपकी कमजोर हो रही है, दूसरी रशिया के अंदर जो नॉन बोल्शेविक पार्टीज हुआ करती थी, उसमें सोशलिस्ट भी थे, लिबरल्स भी थे, राजा की मदद करने वाले लोग थे, उनको ये सब पसंद नहीं आया कि बोल्शेविक पार्टी क्या कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन में हमको बहुत क्लियर कट कंडीशंस देखने को मिलती है कि रशिया के अंदर बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे, ये लीडर्स को पता चल गया कि देखो हमारे सामने विद्रोह हो रहा है, हमको कुछ करना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि रशिया के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स थे, ये लोग साउथ रशिया में चले जाते हैं। इन्होंने अपने जितने भी सोल्जर्स थे उन सबको इकट्ठा किया, रेड आर्मी को इकट्ठा किया गया। और 1918 और 1919 तक आते आते ये रेड आर्मी की लड़ाई आपकी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से होगी, जिसे हम लोग ग्रीन आर्मी कहते हैं, और दूसरी व्हाइट आर्मी के साथ होगी, जो बेसिकली रशिया के राजा को मदद करने वाले लोग थे। तो वी फाइंड कि आपकी रशिया के अंदर रेड वर्सेस, अगर आप देखोगे तो ग्रीन एंड व्हाइट की एक संघर्ष होती है। जो तीन आर्मीज रशिया के अंदर अलग अलग थी, ये रेड जो थे ये बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे, ग्रीन जो थे वो सोशलिस्ट के सपोर्टर्स थे, व्हाइट जो थे वो मोनार्की के सपोर्टर्स थे, राजा के सपोर्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, और उसमें भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इनमें से जो आपके व्हाइट और ग्रीन जो है, इनको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सब लोग मदद कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि बोल्शेविक लोग कभी भी सत्ता में आने नहीं चाहिए। क्योंकि बोल्शेविक लोग अगर सत्ता में लंबे टाइम तक टिक जाएंगे, इफ द बोल्शेविक्स आर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ फॉर लॉन्ग टाइम
on the political conditions, it might be detrimental for the British and the American interest. अमेरिका और ब्रिटेन के जो इंटरेस्ट यहाँ पे है उसके अगेंस्ट में ये सब चीजें जा सकती है साहब, ठीक है ना। तो इसी के कारण ये जो घटनाएं होती है, ऑल द इवेंट्स ऑफ द सिविल वॉर, ये जितने भी सिविल वॉर की घटनाएं हुई उसके अंदर हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि रशिया के अंदर लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई के अंदर आपके जो बोल्शेविक है, बोल्शेविक ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लूटपाट की, क्योंकि इनका मानना यह था कि हमारे सामने क्यों पड़ रहे हो, हमारी ही सरकार के सामने लोगों को विद्रोह करा रहे हो, तो उसके कारण बहुत बड़ी खराब प्रकार की कंडीशन आपकी हो जाती है साहब, ठीक है। एक साइड के ऊपर आपकी बोल्शेविक फाइट करेंगे, दूसरी साइड के ऊपर हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तो हमको व्हाइट आर्मी का कंसेप्ट भी मिलेगा। व्हाइट आर्मी कौन थी? तो व्हाइट आर्मी वो आर्मी थी जो राजा को मदद कर रही थी, जो चाहती थी कि राजा फिर से पावर के ऊपर आना चाहिए। और इसी के कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने पीजेंट को मारने की शुरुआत की। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, घुमा फिरा के हमको एक दो चीज मिलेगी कि रशिया के अंदर जब सिविल वॉर हुआ, रशिया के अंदर जब सिविल वॉर हुआ तो ये सिविल वॉर के अंतर्गत हमको दो तीन चीजें मिल रही है कि यहाँ पे राजा के सपोर्टर्स में व्हाइट आर्मी, आपके मेंशेविक के सपोर्टर में आपको ग्रीन आर्मी मिल जाएगी, और इनफैक्ट इनको सपोर्ट कर रही थी आपके वेस्टर्न पावर्स जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसी ताकतें हैं। और जब विद्रोह हो रहा था, व्हेन द सिविल वॉर वाज गोइंग ऑन, तो सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है किसको? पीजेंट्स को। अब पीजेंट्स को क्यों भुगतना पड़ रहा है? पीजेंट्स को भुगतने की कारण एक चीज थी, वो थी आपकी जो व्हाइट आर्मी है, इसने बेसिकली पीजेंट्स को मार मार के है ना तोड़ दिया। अब क्यों तोड़ा व्हाइट आर्मी ने? तो व्हाइट आर्मी ने पीजेंट्स के ऊपर आरोप लगाया कि तुमने जो लैंड कब्जे की है ये तो लैंडलॉर्ड की जमीन हुआ करती थी, और ये जो लैंडलॉर्ड की जमीन थी ये तुमने इनफैक्ट छीन ली है उससे, क्योंकि जब बोल्शेविक लोग पावर के ऊपर आए थे तो तुम बड़े हवा में उड़ रहे थे। अब ये नहीं चलेगा, अब शायद हो सकता है कि मोनार्की या आपके मेंशेविक लोग पावर के ऊपर आ जाएंगे। तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। रशिया के अंदर जो रेड आर्मी थी, ये रेड आर्मी बहुत बुरी तरह से खराब कंडीशन में फंस चुकी थी। रेड आर्मी जिसका बेसिकली बोल्शेविक का बेस हुआ करता था, उसको लग रहा था कि हमारा सर्वाइवल प्रॉब्लम में हो जाएगा। दूसरी आपकी व्हाइट एंड ग्रीन आर्मी, ये दोनों के दोनों ऐसे फोर्सेस थे जिनको फॉरेन पावर भी मदद कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि इनके एक्शंस ने ही इनको डुबा दिया, कि जब 1918 से लेके 1920 के दशक के बीच में रशिया के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, ये सिविल वॉर के कंटेम्पररी टाइम्स के अंदर जो व्हाइट एंड ग्रीन आर्मी के जो कार्य थे वो बेसिकली पब्लिक के अगेंस्ट में थे। नॉन पॉपुलर एक्शंस वर टेकन, जैसे कि मैंने आपको बताया पीजेंट्स को परेशान करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी को फिर से अपने हाथ में कंट्रोल में लेना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को फिर से रिवाइव करना। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हमको देखने को मिलता है कि लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे लोअर क्लास है, ये लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन इनके द्वारा किया गया। अब ये सब चीजें हो रही थी तो उसके कारण बोल्शेविक लोग जो थोड़े बैकफुट के ऊपर थे, बोल्शेविक लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। उनको क्यों मोटिवेशन मिलता है? क्योंकि बोल्शेविक लोग को अब चीजें समझ में आ चुकी थी कि देखिए व्हाइट एंड ग्रीन आर्मी के जो कार्य है वो अच्छे नहीं है, पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और बोल्शेविक को इसी के कारण 1918 के बीच में जब सिविल वॉर होता है, ये इसके अंदर आपको पब्लिक और मास सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। और जब बोल्शेविक लोगों को पब्लिक और मास सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में मिला, तो इसी का परिणाम हमको क्या देखने को मिलता है? इसी का परिणाम हमको देखने को मिला कि जब सिविल वॉर होता है, व्हेन द सिविल वॉर विल बी टेकिंग प्लेस, we clearly see that the Russian people had the support of the Bolsheviks, ठीक है। तो we find जनवरी 1920 तक आते आते बोल्शेविक ने फिर से रशिया का जो साम्राज्य था वो कैप्चर कर दिया था, और इनको उस दौरान मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे थे। इनको मदद करने के लिए अगर आप देखोगे तो नॉन रशियन नेशनलिटी के लोग भी इनको मदद करेंगे, इंक्लूडिंग जेडीडिस्ट जो बेसिकली मुस्लिम्स हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था ये लोग रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि बोल्शेविक लोगों ने अपनी सत्ता को बना दी। कुछ कुछ रीजन्स ऐसे भी हुआ करते थे जहां पे बोल्शेविक्स को सपोर्ट भी मिलता है, कुछ कुछ रीजन्स ऐसे भी हुआ करते थे जहां पे बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं भी मिलता है, ठीक है। सो वी फाइंड कि हमको तीन चार चीजें देखने को मिलती है कि देयर वाज अ एरिया where the cooperation did not work, where the Russian colonists themselves turned Bolshevik, जहां जहां इनफैक्ट है ना रशिया के अंदर कॉलोनी के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को बोल्शेविक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हुआ करते थे जहां पे बोल्शेविक लोगों को मदद नहीं मिल रही थी, तो बोल्शेविक ने वहां के जो लोकल लीडर्स थे उन सबको मार दिया।
तो वैसी ही एक जगह खीवा करके बोली गई है सेंट्रल एशिया के अंदर। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि खीवा कहाँ पे लोकेटेड है। एंड इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि बोल्शेविक लोगों ने भी हत्याकांड करते हुए, सिविल वॉर के अंदर बहुत सारे लोगों के राइट्स छीनते हुए, व्हाइट और ग्रीन आर्मी और साथों साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे कंट्रीज की जो सपोर्ट बेस थी उसको उखाड़ते हुए 1920 तक आते आते अपने आप को फिर से रीएस्टैब्लिश किया। 1920 तक आते आते इन लोग को पता चल गया था कि अगर हमको रशियन एम्पायर बनाना है तो रशिया के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं उसमें कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रशियन ओरिजिन के हैं, पर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉन रशियन ओरिजिन के हैं। इनका भी सपोर्ट लेने की बहुत ज़रूरत है। और इसी के कारण लेनिन की सरकार डिसाइड करती है कि जितने भी नॉन रशियन ओरिजिन के लोग हमारे अंडर में आ रहे हैं उनको एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाएगी। और ये ऑटोनॉमी के तहत आपको सोवियत यूनियन की स्थापना की जाती है। नाम ही है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगर आप देखोगे ये जो आपकी पूरी की पूरी नाम है, ये नाम के तहत लेनिन ने कहा कि अगर आप यकूत रीजन में रहते हो तो आपका यकूत जो आइडेंटिटी वो अलग से रखेंगे। उसी तौर के ऊपर अगर आप शका रीजन में रहते हो तो शका रिपब्लिक आपको अलग से आइडेंटिटी देंगे। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझ ओम्स के अंदर रहते हो तो ओम्स जो है उनके लिए अलग से नोवोसिबिर्स्क करके एक प्रोविंस है। तो सबके लिए उसने अलग 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 प्रकार की पॉलिटिकल वो है ना यूनियन बनाया। और क्या कहा कि देखो तुम रहोगे तो हमारे अंडर में ही, यू विल बी लिविंग अंडर अस ओनली, बट यू विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और आपको हमारी सोशलिस्ट पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से रशिया का जो पुराना एम्पायर था वो टूटते टूटते बच जाता है। समझे कि नहीं समझे? द ओल्ड रशियन एम्पायर विच यूज टू एग्जिस्ट, वो यहाँ पे जो रीजन्स थे, ये सब रीजन्स के अंदर जो नॉन रशियन ओरिजिन के लोग हैं उनको इंक्लूड कराने के लिए लेनिन ने उनको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी और कहा कि देखो तुम हमारे अंडर में ही हो, यू आर अंडर अस ओनली, बट वी आर गिविंग यू सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी सो दैट तुम अपना जीवन है ना अपने हिसाब से जी पाओ साहब। ठीक है, तो आपका जो पूरी तरह से रशिया का जो सिविल वॉर था, ये सिविल वॉर के अंदर आपको दो प्रकार के चेंजेस मिलते हैं। पहला तो बोल्शेविक का दबदबा बना, दूसरा जो नॉन रशियन ओरिजिन के लोग वहां पे रशिया के अंदर उस टाइम पे रह रहे थे अलग अलग रीजन्स में, जहां रूसी लोग का मानना था कि ये हमारे वाले नहीं है, ये कोई बाहर के लोग हैं, उन सबको भी थोड़ा टाइम तक सप्रेस भी किया गया। दे वर सप्रेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड एज वेल। बट इन सब सिचुएशन में हमको एक चीज देखने को मिलती रहती है कि रशिया के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी है, बोल्शेविक ने अपनी सत्ता बना दी। अब बोल्शेविक ने सत्ता तो बना दी, उन्होंने कैसे भी करके लोकल ऑटोनॉमी के साथ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ अपना कंट्री भी बनाया, बट उनकी पॉलिसीज जो थी वो बहुत ही अनपॉपुलर पॉलिसीज हुआ करती थी। जैसे लेनिन ने कहा कि भाई मैं कहूँगा उस हिसाब से हमारे जितने भी लोकल स्टेट्स है रशिया के अंदर, प्रोविंसेस है, उन सबको हमारे हिसाब से जीना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि Lenin did not like the provincial states at that time, and the provincial states did not like the policies of Lenin. Lenin के द्वारा जो जो पॉलिसीज लागू की गई थी, जो बोल्शेविक के द्वारा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट कराई जा रही थी, वो भी पसंद नहीं आ रही थी साहब। ठीक है, तो बहुत बुरी तरह से हार्श ट्रीटमेंट की जाती है, उनकी बहुत पिटाई की जाती है। और इसके कारण ये जो यूएसएसआर करके एक फोर्स उभर के आई 1920-21 तक आते आते, उसके अंदर पॉलिटिकल कोहेशन पूरी तरह से नहीं था। और इसके लिए यूएसएसआर बना तो सही 1920 में, 1920-21 तक आते आते, यही यूएसएसआर 1990 तक आते आते पूरी तरह से टूट जाता है। यू माइट बी अवेयर अबाउट कि बाय द ईयर 1990 द होल यूएसएसआर केम टू एन एंड, और वो फिर से रशिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। वंस अगेन इट इज नोन एज रशिया। ठीक है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी यही है कि उस दौरान जो वहां पे कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसको परेशान किया गया। अलग अलग लोग जो थे अलग अलग रीजन्स में रह रहे थे, उनके ऊपर सुपर इम्पोजिशन किया गया कि आप रशियन बोलोगे, आप रशिया की पूरी जो पर्सपेक्टिव हो उसको फॉलो करोगे। समझे आप लोग? तो ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन के कारण आपकी जो रशिया की हम लोग कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है यूएसएसआर की, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है। ठीक है, बट इतना ब्रीफ पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि रशिया में सिविल वॉर होता है। ये सिविल वॉर के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, व्हाट इवेंट्स विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द सिविल वॉर,
साइमल्टेनियसली हमको क्या देखने को मिला, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब सिविल वॉर आपकी चल रही थी, व्हेन द सिविल वॉर वाज गोइंग ऑन इन रशिया, वी फाइंड कि सोशलिज्म का बढ़ावा भी हो रहा था और साथों साथ आपकी जो रशिया है वो यूएसएसआर के अंदर कन्वर्ट हो गई है, तो पूरी रूप से कंट्री बन गया है। अब ये जो पूरी जो इवेंट्स हो रही है, ऑल दिस इवेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस सिविल वॉर के दौरान, उस टाइम पे कुछ कुछ इंडियंस भी रशिया के अंदर थे। 1920 के अंदर ही आपको एक इंडियन मिलेंगे जिनका नाम है M.N. रॉय। आपने नाम सुना होगा M.N. रॉय का। नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम है? मानवेंद्र नाथ रॉय। अब M.N. रॉय का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ठीक है, M.N. रॉय वाज द पर्सन जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जो ताशकेंट नाम की जगह है वहां पे उसकी स्थापना की थी। आज ताशकेंट है उज्बेकिस्तान का पार्ट है, बट उस दौरान इट वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। अर्लियर नाम मैंने आपको बताया, लेनिन ने सब कुछ यूनिफाई किया था, तो इट वाज नोन एज यूएसएसआर साहब। तो यूएसएसआर के अंदर जो ताशकेंट आता था उज्बेकिस्तान, उसमें M.N. रॉय उस टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके साथ वो जुड़े हैं, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। और फिर उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर लिखा है कि कैसे रशिया के अंदर सिविल वॉर होता है साहब, ठीक है ना। तो सिविल वॉर रशिया के अंदर कैसे चला उसके बारे में इंडियंस क्या लिखते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अब M.N. रॉय वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी, द फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द प्रोमिनेंट कॉमिंटर्न लीडर इन इंडिया। अब एक शब्द लिखा गया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसका नाम है कॉमिंटर्न। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अब व्हाट इज कॉमिंटर्न, आपको पूछा जा सकता है कि कॉमिंटर्न क्या है। तो कॉमिंटर्न याद रखिएगा, इट इज नोन एज कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। क्या नाम है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इट वाज अ ग्रुप और आई वुड से मीटिंग वेयर ऑल द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पीपल केम एंड दे हैड अ डिस्कशन अबाउट क्या क्या चीजें हो रही है साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये सिविल वॉर के अंदर जब रशिया के अंदर घटनाएं हो रही है, तो 1920 के अंदर वो वहां पे ही थे और उन्होंने बेसिकली जो घटनाएं उन्होंने देखी उसके ऊपर मेंशन किया। उन्होंने लिखा है, द शिफ्टियन वाज अ बेनोवलेंट ओल्ड मैन, his attendant, a youth who spoke Russian, had heard of the revolution which had overthrown the Tsar and driven away the generals who conquered the homeland of the Kyrgyz. किर्गिस्तान की बात की गई है। So the Russian revolution meant that the Kyrgyz were master of their home again. Long live the revolution, shouted the Kyrgyz youth who seemed to be a born Bolshevik. The whole tribe joined. मतलब क्या है साहब? किर्गिस्तान करके जो जगह है जिसके अंदर एक टाइम के ऊपर राजा ने दबदबा बना के रखा था, और जब राजा को पता चलता है कि किर्गिस्तान अब आजाद हो जाएगा क्योंकि रशिया के अंदर राजा को भगा दिया गया है बाय द बोल्शेविक कम्युनिटी, जो रिवॉल्यूशनरी थे, जिन्होंने क्रांति की थी, इसके कारण पूरे के पूरे किर्गिस्तान के अंदर एक माहौल बना कि भाई लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, बहुत अच्छी बात होती है, हम लोग को सत्ता अब हमारे हाथ में वापिस मिल रही है साहब, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एशिया का जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन है उसमें M.N. रॉय ने अपना ओपिनियन दिया है। M.N. रॉय ने कहा है कि कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन के दो व्यूज थे। एक व्यूज ऐसा था जो सपोर्ट के अंदर था, मतलब जो पॉजिटिव में था, हम लोग कह सकते हैं जो सपोर्ट के अंदर था। दूसरा व्यू अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा वो है नेगेटिव व्यू। नेगेटिव व्यू का मतलब क्या है कि किर्गिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग थे, दे वर नॉट हैप्पी विथ द रिवॉल्यूशन। अब व्हाई दे वर नॉट हैप्पी, तो एनसीईआरटी इसके अंदर क्या लिखती है उसके ऊपर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट हैज एनसीईआरटी रिटन, आप समझने की कोशिश करेगा। द किर्गिज वेलकम द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, मतलब फरवरी 1917 में पहला रिवॉल्यूशन हो उसका हुआ, विथ जॉय एंड सेकंड रिवॉल्यूशन विथ कंसिडरेशन ऑफ टेरर। समझे कि नहीं समझे? अब उनको ऐसा क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उनको फर्स्ट रिवॉल्यूशन के अंदर ऐसा लग रहा था कि अब पहली जो क्रांति हुई उसमें राजा को हटा दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई राजा हट गया है, राजा हट गया है तो वो अच्छी कंडीशन है, अब किर्गिस्तान फ्री हो जाएगा। तो बेसिकली द फर्स्ट रिवॉल्यूशन फ्रीड देम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द ज़ारिस्ट रिजीम। रशिया के राजा का जो दबदबा था वो यहाँ से हट जाता है और इन लोग को, किर्गिज लोगों को लग रहा था कि अब वो ऑटोनॉमी हो जाती है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब सेकंड रिवॉल्यूशन हुआ, जब मेंशेविक को हटा के बोल्शेविक लोग पावर के ऊपर आए, तो उस दौरान बहुत बड़ी हिंसा हुई और फिर से एक डिक्टेटोरियल पावर को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जब बोल्शेविक लोग पावर के ऊपर आते हैं तो फिर से जो जार को सपोर्ट करने वाले ब्यूरोक्रेट्स थे, ये ब्यूरोक्रेट्स ने कैसे भी करके सत्ता को हथिया लिया और फिर से किर्गिस्तान के जो लोकल लीडर थे
उनकी पिटाई करने की शुरुआत करते हैं। तो हमको क्या चीज़ देखने को मिली कि जब क्रांति हुई तो कुछ-कुछ लोगों ने ये क्रांति को स्वीकारा, बहुत वेलकम किया और कुछ-कुछ लोगों के लिए फ़ायदा हुआ। दूसरी साइड हमको देखने को मिलती है कि जब क्रांति होती है तो ऑन दी अदर साइड हमको एक क्लियर कट चीज़ें देखने को मिल रही है कि क्रांति होने के बाद भी इवन आफ्टर द रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस वी कैन क्लियरली सी, हमको क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि आपकी जो पब्लिक है उसके ऊपर उसका जो प्रताड़ना है, उसको शोषण है, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। ठीक है, तो एक कजाक लीडर थे 1919 के अंदर, लिखते हैं अलेक्जेंडर बेनिंगसेन करके कोई इनका मेंशन किया गया है, जिन्होंने बेसिकली रशिया की पूरी हिस्ट्री के अंदर ये किताब के अंदर मेंशन किया है। अब देखिए, अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब रशिया के अंदर सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर के परिणाम हमने आपको बता दिया कि जब सिविल वॉर का परिणाम आया तो आपकी जो रशिया है, रशिया के अंदर बोल्शेविक पार्टी जीत जाती है। बोल्शेविक पार्टी जब जीतती है तो बोल्शेविक पार्टी ने यूएसएसआर करके एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनाया। ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन को हम लोग रशिया के रूप में आज की तारीख में पहचानते हैं, पहले यूएसएसआर के रूप में पहचानते थे। अब सवाल ये है कि बोल्शेविक पार्टी का गोल क्या था? व्हाट वाज द गोल ऑफ बोल्शेविक पार्टी? व्हाई द बोल्शेविक पार्टी केम टू पावर? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोल्शेविक पार्टी? ठीक है, तो अगर आप देखिए बोल्शेविक का जो पूरा आइडियोलॉजी जो था, ये आइडियोलॉजी क्या हुआ करती थी, तो बोल्शेविक पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत क्लियर कट बोलती है और वो आइडियोलॉजी है जिसे हम लोग कम्युनिज्म के रूप में पहचानते हैं। कम्युनिज्म को जब हम लोग देखते हैं तो ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ, तो ये सोशलिज्म के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके जो रिसोर्सेज है, जो इनकम के सोर्सेज है, ये सब के सब किसके हाथ में होने चाहिए? इट शुड बी अंडर द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ सोसाइटी। इनकम के सोर्सेज है और रिसोर्सेज है, ये कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ सोसाइटी के अंडर में होने चाहिए, मतलब समाज के अंदर, समाज के हाथ में होने चाहिए। क्लियर कट चीजें ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म कहती है। दैट इज द थंब रूल ऑफ सोशलिज्म। बोल्शेविक आइडियोलॉजी ये ही चीज को इंप्लीमेंट कराती है। नाउ दे विल बी इंप्लीमेंटिंग दिस, और इनका टारगेट ये था कि हमारे पास जो इनकम के सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उसमें दो प्रकार के रिसोर्सेस थे। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस थे, लैंड हो गई, वाटर हो गई, एयर हो गया, सब कुछ नेचुरल हो गया। दूसरा हम लोग कह सकते हैं मैन मेड रिसोर्सेस थे, फाइनेंशियल सिस्टम हो गई, बैंकिंग सिस्टम हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। अब ये दोनों की दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग समझेंगे, whenever we will try to understand both these things, be it natural resources, be it man-made resources, be it natural resources, be it man-made resources, हमको एक चीज क्लियर कट मिल रही है, हमको एक चीज यहाँ पे क्लियर कट मिल रही है। और क्लियर कट क्या है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए बोल्शेविक पार्टी ने अपने प्रोग्राम्स करने की शुरुआत की। और बोल्शेविक पार्टी जो ये रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम और अपनी इंप्लीमेंट्स को, स्कीम्स को इंप्लीमेंट कराएगी, वही टॉपिक को अब हम लोग समझेंगे और वही टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, हाउ दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग एंड हाउ दे विल बी मेकिंग द सोशलिस्ट सोसाइटी। समाज को समाजवादी कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, अब 3-4 पॉइंट के ऊपर एनसीईआरटी लिखती है क्या क्या चीजें सोशलिज्म के खासियत में होती है। सोशलिज्म का पहला फीचर होता है, सुन लीजिएगा मेरी बात, सोशलिज्म का पहला फीचर क्या होता है? पहला फीचर ये होता है कि हर एक चीज नेशनलाइज हो जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट चला जाता है। सो वी फाइंड बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक जो है उसको नेशनलाइज पहले से किया हुआ था, तो वो पूरी तरह से उसको इंप्लीमेंट कर दिया कि कोई बात नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने पीजेंट को कहा कि तुम खेती, जो जमीन है उसके ऊपर खेती कर सकते हो, पर ओनरशिप जो है वो ओनरशिप बेसिकली तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। बोल्शेविक ने क्लियर कट कहा कि ऑल द लैंड दैट इज कन्फिस्केटेड, मतलब बड़े बड़े जमींदारों से जो ली हुई है, वो हम लोग कलेक्टिव ओनरशिप के ऊपर रखेंगे। और कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा होगा, से फॉर एग्जांपल 500 बीघे का, तो 500 बीघे को हम लोग डिवाइड कर देंगे इनटू स्मॉल स्मॉल लैंड पार्सल्स, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। और ये जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होंगे, यहाँ पे एक छगन भाई, एक मगन भाई, एक जेठालाल, एक चंपक चाचा, एक अय्यर को, इस तरह से एक अपने तारक भाई को, इन सबको अलग अलग प्रकार से दे देंगे।
तो इस जो कंडीशन है इसे हम लोग कलेक्टिव ओनरशिप कहते हैं कि कोई एक बंदे की जमीन नहीं है, बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, पर सरकार ने बेसिकली कहा कि ये कलेक्टिव ओनरशिप में है और कलेक्टिव ओनरशिप के तहत जो पूरी की पूरी ओनरशिप राइट्स है वो सबके बीच में होगी, ऊपर गवर्नमेंट तो बैठी ही है। ये सिचुएशन के तहत इनका मानना था कि हम लोग रशिया के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर क्राइसिस आ चुका था उसको इंप्रूव करेंगे। अब एग्रीकल्चर का क्राइसिस क्यों था? क्योंकि रशिया के अंदर जो पहले शासन पद्धति चलती थी, इकोनॉमिक सिस्टम थी, दैट वाज द फ्यूडल सिस्टम। और फ्यूडल सिस्टम की खासियत तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, प्रीवियस क्लास के अंदर भी इसके ऊपर मैंने डिस्कस कराया था कि फ्यूडलिज्म एक ऐसी हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस या सिस्टम के रूप में पहचानते हैं जहां पे शोषण आपका बहुत बढ़ जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। रशिया के अंदर भी ये हो रहा था, तो इसके कारण इन्होंने एक चीजें बदलने की कोशिश की। दूसरा प्रश्न आया कि अब हर एक चीज सरकार के हाथ में है, एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट विल बी डिसाइडिंग कि नाउ वी विल सपोज टू स्पेंड द मनी। अब आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट के हाथ में हर एक प्रकार के रिसोर्सेज आए, वो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, वो चाहे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, वो चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, वो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, सरकार के हाथ में हर एक प्रकार के रिसोर्सेज अपने हाथ में आ चुके हैं, वो चाहे नेचुरल हो, मैनमेड हो। अब ये जितने भी रिसोर्सेज आए हैं, ये रिसोर्सेज में बहुत सारा पैसा भी आया होगा सरकार के पास। अब सरकार को देखना है कि अब पूरी देश की प्रगति करनी है, यूएसएसआर की प्रगति करनी है। अब यूएसएसआर की प्रगति कैसे करोगे? हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी? समझे कि नहीं समझे? अब रशिया का विकास कैसे करना है? तो उन्होंने डिसाइड किया अब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी पैसे है, जमीन है, गोल्ड माइंस है, डायमंड माइंस है, कोल माइंस है, उनका कैसे यूज करना है। तो एक शब्द आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज होंगे, संशोधन होंगे, उसका आप ऑप्टिमम उपयोग करोगे। रशिया के अंदर भी यही था कि ऑप्टिमम रिसोर्सेज कैसे किया जाएगा। तो रशिया की सरकार ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का अलोकेशन और इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट पूर्ण रूप से इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लेगी। गवर्नमेंट इकोनॉमी के ऊपर बैठ जाएगी जो कमांडिंग पोजीशन पे होती है, और यहां से गवर्नमेंट अपने अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग चैनल्स के द्वारा, अलग अलग स्कीम्स के द्वारा अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराएगी। और रशिया के अंदर सरकार ने कहा कि वी विल टेक द कमांड इकोनॉमी एंड अंडर द कमांड इकोनॉमी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करने के लिए हम लोग एक टारगेट सेट करेंगे और ये टारगेट को अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। और ये जो अचीव्ड टाइम फ्रेम कैसे होगा, ये 5 साल के अंदर डिसाइड करेंगे। और इस तरह से हमको देखने को मिलता है कि रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने यूएसएसआर की जो स्थापना की गई, उसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए इन्होंने 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना को लागू करने की कोशिश की साहब। ठीक है, तो वी फाइंड इन रशिया के अंदर ये जो पंचवर्षीय योजना जो है, 5 ईयर प्लान है, ये 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट क्यों कराया था? तो इंप्लीमेंट कराने के पीछे गवर्नमेंट वाज द मेन अथॉरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे पास जो भी संशोधन हो, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हो, ये रिसोर्सेज को हम लोग अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करा पाए, ये रिसोर्सेज को एकदम है ना प्रैक्टिकली चला पाए। और ये रिसोर्सेज का एक टारगेट फिक्स कर दिया गया कि हमारे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये में से हमको मिनिमम इनफैक्ट आफ्टर 5 ईयर्स 200 रुपये का ग्रोथ आना चाहिए। 100 रुपये का उपयोग करके 200 रुपये का ग्रोथ आना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो सक्सेसफुल नहीं जा सकती साहब। ठीक है, तो वी फाइंड हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है, जहां पे रशिया के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वी विल बी गोइंग फॉर अ मॉडल कॉल्ड एज द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल। ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल क्या है? तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी अगले 5 साल तक कैसी चलेगी, उसको लेके एक टारगेट दिया जाता है। ये बेसिस के ऊपर एक पूरा प्लानिंग क्रिएट किया जाता है और यहाँ से ही 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत होती है। रशिया के अंदर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव करने के लिए हर एक चीज़ के प्राइसेस को फिक्स कर दिया और इस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल की शुरुआत हो गई। पहला 5 ईयर प्लान, दूसरा 5 ईयर प्लान, इस तरह से अगर आप देखोगे तो रशिया का ग्रोथ होने की शुरुआत होती है।
ये जो रशिया की पॉलिसी थी, इसी को ही हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में पहचानते हैं। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 के अंदर इन्होंने लागू की थी, और जब भारत आज़ाद हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर, तो आज़ादी के बाद भी हमने कुछ इसी प्रकार की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी 1950s में, जब हम भी 5 ईयर प्लान्स के मॉडल के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वी फाइंड कि सेंट्रलाइज्ड मॉडल, जहां पे सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, पिन से लेके प्लेन तक हर एक चीज सरकार बनाएगी, एवरीथिंग विल बी मेड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज प्लानिंग मॉडल की खासियत ही होती है, पिन भी सरकार बनाएगी, प्लेन भी सरकार बनाएगी, पानी भी सरकार देगी, शिक्षा भी सरकार देगी, टेलीफोन भी सरकार बनाएगी, गाड़ी भी सरकार बनाएगी, रास्ते भी सरकार बनाएगी। शायद रास्तों के ऊपर पंचर पड़ जाए तो पंचर बनाने वाला भी कोई सरकारी दुकान में बंदा होगा साहब। तो यू कैन इमेजिन एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो पूरी की पूरी शासन पद्धति, इसे हम लोग सोशलिस्ट सिस्टम, जो कमांड इकोनॉमी के तहत चलती है, जो प्लानिंग के तहत चलती है, जहां कंप्लीट नेशनलाइजेशन हो जाता है, वहां आपको चीजें मिलेगी। जैसे रशिया के अंदर पहले था, अभी भी आप क्यूबा चले जाओ, यू गो टू क्यूबा, क्यूबा के अंदर इवन लिकर शॉप्स, जो बेसिकली आपकी अल्कोहल की दुकानें होती है, वो भी सरकार चलाती है। द गवर्नमेंट रन्स द लिकर शॉप, और लिकर शॉप के लिए बेसिकली वहां सरकार ने सब्सिडी भी दिया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको मिलेगा इन द सोशलिस्ट पैटर्न, जहां पे आपकी प्लानिंग इकोनॉमी है, जो कमांड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, उसके द्वारा इन्होंने पूरी तरह से, इसके द्वारा इन्होंने पूरी तरह से जो रशिया की जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको रिवाइव करने की कोशिश की। अब ये कमांड इकोनॉमी का फायदा क्या हुआ, इन्होंने 2 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट किया, 1927 से 32 और 33 से 38। 27 से 32, 33 से 38 तक आते आते इनिशियली पहले इनफैक्ट 5-6 साल तक अंदर में ही हमको देखने को मिलता है कि रशिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। वी फाइंड बिटवीन द ईयर 1929 टू 33 देयर वाज 100% ओनरशिप, और आई वुड से इंक्रीज इनटू द ऑयल, कोल एंड स्टील इंडस्ट्री। नई नई फैक्ट्री सिटीज बनने की शुरुआत होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ग्रोथ बहुत अच्छी मात्रा में हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक साइड के ऊपर रशिया की जो एक न्यू इकोनॉमी है, जिसे हम लोग कमांड इकोनॉमी के रूप में पहचानते हैं, जहां पे 5 ईयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराया गया, और इसी के द्वारा हम लोग एक चीज बहुत क्लियर कट कह सकते हैं, कि ये जो 5 ईयर प्रोग्राम और कमांड इकोनॉमी को इन्होंने जो इम्प्लीमेंट कराया है, 5 ईयर प्रोग्राम और कमांड इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट कराया है, इसका परिणाम क्या हुआ कि रशिया में अंदर काफी ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रीज का काफी अच्छा एक्सपांशन हुआ, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा था, वो सबका सब पैसा सरकार ने क्या कर दिया साहब, यहाँ पे डाल दिया। बोला कि भाई 100 रुपया है, 100 का 100 रुपया इंडस्ट्रीज में लगा दो। सब कुछ रिसोर्सेज थे सरकार के पास, थे, सब के सब इन्होंने यहाँ पे लगा दिए। अब एक साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ऑन वन साइड द गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज दैट इट हैज, उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, वो सब के सब रिसोर्सेज हमको देखने को मिलेगा कि उसने यहाँ पे लगा दिए। दूसरी साइड के ऊपर इंडस्ट्रीज बनती है, पर इंडस्ट्रीज में रहने वाले लोग हैं, उनकी कंडीशन नहीं इंप्रूव होती है। तो हुआ ऐसा है कि रशिया के अंदर जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी, बहुत सारे सिटीज बनने की शुरुआत हुई, तो आपके जो वर्कर्स थे, ये वर्कर्स की कंडीशन कैसी होती है साहब, ठीक है ना, पुअर वर्किंग कंडीशन ही होगी। वी ऑल्सो फाइंड कि वर्कर्स जो है, ये वर्कर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में स्टील प्लांट्स को रेस किया, बहुत जल्दी इनका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुआ, क्योंकि सबका सब पैसा यहाँ पे चल रहा था। पर वर्कर्स की कंडीशन अगर आप देखोगे तो बहुत ही हार्ड कंडीशन मिलेगी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ये लोग के पास करीबन 550 के आसपास स्टॉपेजेस हुए थे जब ये लोग काम करने बैठ गए थे। हार्ड कंडीशंस का मतलब क्या था साहब, ये ठंडी में काम करते थे, ये गर्मी में काम करते थे, ये बारिश में काम करते थे, और वर्कर्स के पास अगर कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो बहुत वर्कर्स का मृत्यु भी हुआ था। तो जब रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, जब 5 ईयर प्लान्स की तहत शुरुआत होती है, -40 -50 के तहत इंडस्ट्रीज बनने की शुरुआत होती है, तो इंडस्ट्रीज तो बनती है, पर इंडस्ट्रीज के बनाने वाले जो लोगों की कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। तो एक चीज याद रखेगा कि जब आप चीजों को नेशनलाइज करते हो, आप कहते हो कि हर एक रिसोर्सेज इसके पीछे चला जाए, अच्छी बात है, पर आपको यह भी देखना है कि जो लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, जो लोग इसके पीछे अपना जी जान लगा रहे हैं, उनको भी कुछ रिटर्न आना चाहिए। यू सी द कंडीशन, जहां एनसीईआरटी कहती है कि वर्कर्स जहां रहते थे, द लिविंग क्वार्टर्स, जहां -40 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर चला जाता था,
वहां उनको बेसिकली 4-4 5-5 माले ऊपर जाना पड़ता था, और जब टॉयलेट जाना होता था तो घरों के बाहर निकलना पड़ता था। यू कैन इमेजिन क्या कंडीशन थी इनकी। तो एक साइड के ऊपर रशिया का इकोनॉमी का ग्रोथ होना, दूसरी साइड के ऊपर 5 ईयर प्लान्स के ये नेगेटिव साइड्स आपको मिलेंगे। इसे हम लोग कहते हैं कि 5 ईयर प्लान के तहत आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फोकस किया, आपने हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाया, पर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की बात आई, तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। यू इग्नोर द ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें कितने लोगों की जान गई होगी इंडस्ट्रीज बनाने में, ये सब ग्रोथ करने में, उसको इग्नोर कर दिया और कहा कि नहीं, वर्कर्स 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 वर्कर्स। धीरे 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 ऐसा हुआ कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ गई, रशिया के अंदर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि रशिया के अंदर पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ गई। पब्लिक ने सरकार को जाके कहा कि देखिए, अब हमारी सरकार है, अब पीपल की गवर्नमेंट है, बोल्शेविक गवर्नमेंट है, अब आपको प्रो पीपल अप्रोच रखना पड़ेगा, आपको पब्लिक के लिए वेलफेयर करना पड़ेगा। तो उसके बाद रशिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स थे उसके तहत स्कूलिंग सिस्टम का एडवांसमेंट हुआ। अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि वर्कर्स के और आपके पीजेंट्स के बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज में जा पाए, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो उनको एजुकेशन मिलेगा। ये लेटर टाइम्स में है, पहले तो पॉसिबल ही नहीं था। बट हम लोग कह सकते हैं कि पोस्ट द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, पोस्ट द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, दिस बिकेम एटलीस्ट अ प्रैक्टिकल थिंग। ये प्रैक्टिकल हो पाया, एटलीस्ट प्रैक्टिकल तो हो पाया, पहले तो ये भी पॉसिबल नहीं था। फैक्ट्री के अंदर क्रेच बनाए गए। क्रेच अगर आप देखोगे, क्रेचेस के रूप में हम लोग पहचानते हैं, जहां छोटे बच्चों को रखा जाता है, क्योंकि मदर यूज्ड टू गो एंड वर्क इन द फैक्ट्रीज। पहले मदर के लिए मैटरनिटी राइट्स नहीं थे। ये सब कुछ चीजें आपको मिलेगी। वर्कर्स के लिए हाउसिंग कंडीशन इंप्रूव होती है, पब्लिक केयर, हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको इन्होंने इंप्लीमेंट कराया। ये सब चीजें थोड़ी बहुत रशिया के अंदर इंप्लीमेंट हुई, पर सरकार के पास रिसोर्सेज ना होने के कारण हम एक चीज देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी ग्रोथ किया रशिया ने, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब हम लोग उसका अदर साइड देखेंगे तो हमको एक क्लियर कट चीजें मिल रही है कि अदर साइड के अंतर्गत लोगों का एक्सप्लोटेशन भी उतना ही होता है साहब। ये लोगों का एक्सप्लोटेशन कैसे हुआ, किस प्रकार से पूरी की पूरी रशिया के अंदर जो सोशलिज्म का मॉडल है वो चलता है, और रशिया का जो सोशलिज्म का मॉडल है उसमें स्टालिन का क्या योगदान था, उन सब पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट आई फील दैट वी शुड टेक अ ब्रेक टुडे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने 1 घंटे के ऊपर डिस्कस किया, 1 घंटा 15-20 मिनट हमारे आसपास हो गए हैं। तो आई फील दैट कि वी शुड टेक अ ब्रेक टुडे, और कल के क्लास के अंदर जब मैं आपको वापस मिलूंगा तो आपको रशिया की क्रांति के बाद की जो कंडीशन है और रशिया एक इकोनॉमिक जायंट के रूप में कैसे बना, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करूंगा। उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन थी, और रशिया के अंदर जो सोशलिज्म जो है, जो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की जो बात की गई है, ये कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, और फिर मोस्ट प्रोबब्ली ये जो चैप्टर है उसको भी कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। वी हैव डिस्कस सो मेनी पॉइंट्स टुडे, एंड वी हैव डिस्कस कि जब रशिया की रिवॉल्यूशन हो गई उसके बाद रशिया में क्या क्या होता है, तो इतना पॉइंट हम लोग रखेंगे। मेरे स्पेशल क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हो ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये फ्री क्लासेस है, ये लाइव क्लासेस होते हैं, ये वीक में 1-2 दिन में लेता हूँ। आप अनअकैडमी के ऊपर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिएगा, प्रतीक नायक को, तो आपको ऑटोमेटिकली मेरे क्लासेस के अपडेट्स मिल जाएंगे मैसेजेस के थ्रू, और उसके सिवाय भी आपको अपडेट्स होते रहेंगे, यहाँ पे भी मैं शेयर करता रहूँगा। तो मोस्ट वेलकम है आप लोग को मेरे स्पेशल क्लास में। इसके सिवाय अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ इन माई कोर्स ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, जो आज़ादी के बाद का जो इतिहास है उसके ऊपर मैं शुरू कर रहा हूँ अर्ली अक्टूबर में। जीएस पेपर 1 मेंस के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस कभी कभी 2-3 आते हैं, पर आई एक्सपेक्ट कि इस बार क्वेश्चन की संख्या थोड़ी बढ़ेगी, तो जरूर से हमारे साथ जुड़िएगा। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर यू इन द प्रिपरेशन, and I'll try to help you as much as I can in your journey. The only thing that you are supposed to do is while taking the subscription, आप जब कोड यूज करो रेफरल कोड, तो रेफरल कोड को PN Live के रूप में यूज करिएगा। प्लीज यूज द रेफरल कोड PN Live, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, आपको बहुत ही एडवांटेज होगा while taking the subscription.
ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसको भी ज़रूर से फॉलो करिएगा। और ये मेरा रेफरल कोड, ये कहीं के भी यूज़ कर सकते हो, दिस कैन बी यूज्ड इन एवरी प्लेस। मतलब अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जीपीएससी का लेना चाहते हो, बैंकिंग का लेना चाहते हो, पर यूपीएससी कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इन द यूपीएससी कैटेगरी। सो आपको यूपीएससी कैटेगरी में आपको मेरी जो टीचिंग है उसका एडवांटेज मिलेगा, मेरी जो हेल्प है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आप कमेंट के अंदर जरूर से बताइएगा आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग।